बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ इनामुल हक। आज हम इस खास इंटरव्यू में बात करेंगे बेरोजगारी पे। आप सब नाज़रीन जानते हैं कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा बन चुका है और इस अहम मुद्दे के तहत जो है आए रोज सड़कों पर बेरोजगार नौजवानों के जरिए से धरने वगैरह दिए जाते हैं। आए रोज हमारे न्यूज चैनल या अखबार उठा के आप देखिए तो आपको बेरोजगारों के धरने हर जगह देखने को मिलेंगे। हर जगह सरकार से जो है आहू पुकार ये लोग लगाते हैं क्योंकि बेरोजगारी ने जो है यहां के नौजवानों का जो है बुरा हाल करके रखा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार या मरकजी सरकार ने जो है वक्त दर वक्त कई ऐसी स्कीमें निकाली जिससे बेरोजगारी को किसी हद तक कम करने की कोशिश की गई। लेकिन वो जो स्कीमें निकाली गई उन स्कीमों के तहत उन बेरोजगार नौजवानों का इस्तेसाल होता रहा, उनके साथ जुल्म होता रहा रोजगार के नाम पे। हम बात उन सारे बेरोजगारों की करेंगे जो बजाहिर तो नौकरी करते हैं लेकिन उनकी जो वेजेस है, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो ना के बराबर है। क्योंकि जो डेली वेजेस, जो आरईटीज, जो और भी जो कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन लगाए गए हैं, चाहे एसआरओ 202 की बात करें हम, जिसको हाल ही में जो है रिवाइज किया गया उस पॉलिसी को, उस एसआरओ को, अगर हम उस तहत उसके तहत भी अगर हम बात करें कि जो तनख्वाहें उनको मिलती थी या जो टाइम पीरियड उनको रखा गया था वो कहीं ना कहीं बेरोजगार नौजवानों, तालीम याफ्ता जितने भी तालीम याफ्ता हाईली क्वालिफाइड जितने भी लड़के थे उनके ऊपर एक वो तलवार रखी गई थी। बहरहाल कुछ एक लोग जो है, कुछ एक बेरोजगार जो है या कुछ एक जो आरजी मुलाजमीन थे उनकी मांगे सुनी गई। लेकिन ऐसे में एक तबका इसमें ऐसा भी है जिनकी मांग आज तक किसी ने नहीं सुनी, जिनकी आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी, उनके साथ जुल्म और इस्तेसाल की जो है हद पार हो गई है। बहरहाल हम बात करेंगे एनवाईसीज की, नेशनल यूथ कॉर्प्स। ये वो लड़के हैं जिन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दी है, जो हर एक डिपार्टमेंट में जो है अपना ताउन फराम पेश कर रहे हैं महज 2500 की सैलरी पे। और आप ये अंदाजा लगाएं कि आज के जमाने में जहां पर महंगाई जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक ब्यूरोक्रेट भी एफोर्ड नहीं कर पाता है अपनी लाइवलीहुड्स, तो 2500 रुपए कमाने वाला एक मुलाजिम क्या कर सकता है। बहरहाल हमने मदू किया है आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए या इस मुद्दे पर बात करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से एक नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम एहतिशाम भट्ट है। ये एनवाईसी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के प्रेसिडेंट भी है। इनसे हाल जानना चाहेंगे कि जो एनवाईसीज का अभी है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जहां तक हमारे रिपोर्ट्स हैं, हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कुल 6000 ऐसे नौजवान हैं जो अपना हुनर, जो अपना वक्त, जो अपनी जो तालीमी काबिलियत जो है वो सरकार के हर एक महकमे में उसे दे रहे हैं। सरकार के मुलाजमों के साथ सरकारी दफ्तरों में शाना बशाना चलकर सरकारी जो है कामों में अपना हाथ बटा रहे हैं। लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है ये आज हमें जानने की जरूरत है। एहतिशाम, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार की कई स्कीमें आई वक्त दर वक्त बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। ऐसे में जो आपकी स्कीम आई थी जी, हम जानना चाहेंगे कि किस स्कीम के तहत आपको उस वक्त रोजगार दिया गया एनवाईसी में, नेशनल यूथ कॉर्पस जिसको हम नाम देते हैं। आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट कौन सा है और किस इल्स के तहत आपको ये दिया गया? इनाम साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आज जो हमारी डिमांड्स पिछले 10 साल से चली आ रही है कि वो आज हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे अपनी बात गवर्नर साहब तक पहुंचाए, बाकी जो इंतजामिया है उन तक बात पहुंचाए। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एनवाईसीज क्या था और एनवाईसीज की सिलेक्शन कैसे हुई। तो लिटिल बिट मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ। एनवाईसी एक स्कीम थी 2010 में आई थी कि हम जो भी मेरिटोरियस लड़के हैं उनको हम डिपार्टमेंट में एंगेज करेंगे। तो कैसे एंगेजमेंट होगी कि वो एक पूरा प्रोसीजर हुआ जस्ट लाइक एसएसआर में। जैसे एसएसआर भी लेता है कि पहले कमिटीज बनती है, सिलेक्शन कमिटीज बनी, फिर लोकल डेलीज में हमारी नोटिफिकेशन निकलेगी, फिर हमारा मेरिट निकला, फिर हमारी सिलेक्शन हुई और वो भी डिप्टी कमिश्नर के हाथों। दैट ऑल वाज डन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स। चेयरमैन जो भी था उस कमेटी का, उसका हेड था डिप्टी कमिश्नर। जैसे ही हम रिक्रूट हुए, जैसे हमें अपॉइंट किया गया एनवाईसी, और जो ये एनवाईसी इस वक्त है लगभग 6000 के नजदीक। एक्चुअल फिगर अगर मैं आपको बताऊं, वो जब हमने 2018 में एंगेजमेंट ऑर्डर जब हमें मिला उसमें था 5548 और आज उससे भी कम हुए होंगे बहुत से लड़के
जिन लोगों ने क्विट किया छोड़ दिया है। मगर जब वो सिलेक्शन हुई वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हुई, वो बाकियों की तरह किसी पॉलिटिकल प्रेशर पे नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई मतलब तामझाम उसमें नहीं था कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हमारे साथ हुआ कि हमने सिलेक्शन बेस पे हमारी जो मेरिट लिस्ट हमारी निकली गई, इंटरव्यूज हुआ, जो भी हुआ सो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी सिलेक्शन हो गई एट एनवाईसीज। मगर ये बात याद रखिए, आप इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो उसका हेड था, सिलेक्शन कमेटी का हेड था, दैट वाज ओनली डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर के और कोई भी नहीं था, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोई भी नहीं था, डिप्टी कमिश्नर था। उसके बाद क्या हुआ कि हमें उठाया और डाल दिया डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, कम से कम 14-15 डिपार्टमेंट, किसी को एजुकेशन में, किसी को हेल्थ में, किसी को रेवेन्यू में। जैसे मैं पहले अपनी बात करूं, मुझे रेवेन्यू में डाला गया उन दिनों, मंजूर साहब हमारे डी साहब से रेवेन्यू में डाल दिया गया। उस वक्त मैं लैंड एक्विजिशन में तब भी काम कर रहा था और आज भी काम कर रहा हूं। ऐसे जो भी बाकी मुलाजिमों की तरह हम लोगों को भी उन्हीं डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। हमारे जो एजुकेशन में लड़के हैं या लड़कियां हैं वो एज ए टीचर काम करते हैं वहां पे, मैं एज ए जूनियर असिस्टेंट काम करता हूँ। बाकी जो रेवेन्यू में हमारे कोई तहसील ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, वो एज ए टीचर्स काम करते थे वहां पे उस वक्त भी, और आज भी वही काम लिया जा रहा है हमसे। फिर क्या, फिर हमने स्ट्रगल की, काम किया। बाकी उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उमर अब्बास चीफ मिनिस्टर थे, उसके साथ हम मिले, रिप्रेजेंटेशन दी, बाकी चीजें की। तो फाइनली उसने कैबिनेट डिसीजन दिया कि जो ये एनओसीज है, 6000 एनओसीज है, इनको आप लगा दो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि नए जो स्कूल अपडेट करने 800 स्कूल, इन्हीं में इनको एडजस्ट कर दो। मतलब जितने भी आप 6000 लोग थे, 6000 को एडजस्ट करो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मगर बदकिस्मती की बात है कि जो उसके बाद उसकी गवर्नमेंट चली गई, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई पीडीपी एंड बीजेपी, तो उन लोगों ने वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हम आपके लिए कुछ नया अच्छा करेंगे, ये उनकी कमिटमेंट है हमारे साथ ही, इससे अच्छा हम लोग करेंगे। जो उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, आसिफ राघू साहब उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उन लोगों ने कहा कि हम उससे भी अच्छा आपको देंगे, क्योंकि आप सब टैलेंटेड हो, यूथ हो और काबिलियत पे लगे हो, मेरिट पे लगे हो। क्योंकि एमएससी, एमएड, पीजी, यहां तक पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? मैं पीजी मैंने किया हुआ है और पीजी बीएड में हूँ खुद। तो फिलहाल आप किस डिपार्टमेंट में? फिलहाल मैं रेवेन्यू में हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बाणीपुरा में हूँ, लैंड एक्विजिशन में वहां पे काम कर रहा हूँ। फिर जब गवर्नमेंट आई, पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर एक एसआरओ लाया। अगर आपने भी सुना होगा एसआरओ 520, जब हमें उसमें डाला गया तो हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया, हमें ये मंजूर नहीं है। क्यों जी? क्योंकि जो एसआरओ 520 दैट इज एंटी यूथ। कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखो क्यों उसमें क्या है। देखिए, पहली बात है कि अगर आप किसी को लगाने जा रहे हो तो उसका फ्यूचर भी सिक्योर होना चाहिए। सर, अगर मैं डिपार्टमेंट को 10 साल दूं, मैंने डिपार्टमेंट 10 साल दे दिए, अभी तक मेरी कोई रेगुलाइजेशन का कोई सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं। उस एसआरओ में कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमारे लिए नहीं है। पहली बात 520 में 520 रेगुलाइजेशन की कोई उसमें नहीं है। कुछ भी सिस्टम ऐसा नहीं है। 10 साल दे दो, 10 साल के बाद आपकी 10,000 सैलरी जाएगी, या क्या फन है हमारे? आपका हार्मोनियम बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी रेगुलाइजेशन 10 साल कहा कि 10 साल आप रहिए डिपार्टमेंट, आप 10 साल काम कीजिए, 10 साल के बाद आपको सैलरी 10,000 मिलेगी। अभी जो हार्मोनियम मंथली मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको? हमारी जो इस वक्त सैलरी मिल रही है वो 2010 में भी 2500 थी और आज की डेट में भी वही 2500 है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, अगर हम अपनी मुल्क की बात करें, जो इतना बड़ा मुल्क है, जहां पे 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, कम से कम इसकी आबादी 1.37 बिलियन लोग है यहाँ पे। उन 1.37 बिलियन लोगों में से कम 2-2.5 करोड़ मुलाजिम है, चाहे वो स्टेट्स में है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। मगर बदकिस्मती की बात है, इन 2.5 करोड़ मुलाजिमों में खाली हम लोग हैं जो 2500 में काम कर रहे हैं। आज की डेट आप देखोगे, मैंने जो भी नेट से मैंने देखा कि जो जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनके मैंने वो एम्प्लॉइज के इशू देखे, सैलरी देखी, तो हैंडसम सैलरी हर एक जगह मिल रही है। मगर बदकिस्मती से इन 2.5 करोड़ लोगों में भी खाली इस साल हो रहा है, हमें खाली 2500 दिया जा रहा है और कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है, कोई परमानेंट जॉब पॉलिसी, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, कोई भी जॉब सिक्योरिटी हमारे साथ गवर्नमेंट ने कोई भी इंसाफ हमें नहीं किया है। इसीलिए हम बार गवर्नमेंट से मिले, रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, हमारा कुछ ना कुछ आप कीजिए। मेरी बदकिस्मती से वही 520 लोगों ने ध्यान उस वक्त प्रोटेस्ट किया, हमारे लिए ये नहीं है, हम इसको मंजूर नहीं तो 10 साल से आप, पिछले 10 सालों से, आपने 2010 से बोला कि 2010 की आपकी एंगेजमेंट हो गई है इस एनवाईसी में। 2010 से आप 2500 पे काम कर रहे हैं, 2500 पे काम कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या आपने गवर्नर साहब से कोई मुलाकात नहीं की? जितने भी यहाँ तक पिछली गवर्नमेंट है उनके साथ भी हमने टेकअप किया, आज की जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी हमने टेकअप किया, अलजी साहब है उस तक भी हमने बात पहुंचाई कि
2500 से आज हमारा गुजारा नहीं है। कुछ भी हमें 2500 में कुछ नहीं आता है। इतनी इन्फ्लेशन है, इतना महंगाई का दौर है, इतने मैं अपने आप को नहीं चला रहा हूँ 2500 में, मैं अपने घर को कैसे चलाऊं, मैं अपने परिवार को कैसे सहारा दूं 2500 में। गवर्नमेंट से हमने टाइम टू टाइम ही डिमांड की कि हमारे इस जो 2500 है इसको एनहेंस किया जाए। मैं जब बाकी मुलाजिमों को अपने ऑफिस में देखता हूँ, जो रेवेन्यू में, मैं अपने रेवेन्यू में बात करूँ या बाकी भी किसी भी ऑफिस की बात करूँ, तो वहां पे सभी मुलाजिम 25-30 नॉर्मल सैलरी ले रहे हैं। अगर वो इफ दे आर एलिजिबल टू गेट दैट अमाउंट ऑफ 25-30,000, व्हाई वी आर नॉट? बिल्कुल, आपको एनवाइसीज क्यों नहीं है? अच्छा, मैंने आज सुबह ही फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखा, एनवाईसी की एक लड़की बहसत टीचर आज कम्युनिटी क्लासेस दे रही है। वही मैं बताना चाहता हूँ, वो एजुकेशन में उसको अंगेज किया गया है, लेकिन वो कम्युनिटी क्लासेस सुबह मॉर्निंग में दे रही है। तो ये यकीनन जुल्म और इस्तेसाल की हद हो गई है कि अगर आपका एक 2500 रुपए ना महाना लेने वाला टीचर आपको 7 बजे ही आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो क्यों ना उसकी जॉब पॉलिसी जो है रिवाइज की जाए? क्यों नहीं? ये सही बात है। मैं आपकी जो बात है मैं इसको ऐड करता हूँ सर। देखिए, आज लॉकडाउन चल रहा था, पिछले 2-3-4 महीनों से लॉकडाउन चल रहा था, पूरी दुनिया ठप हो चुकी थी। बिल्कुल, सब लोग घर में बैठे थे, सब मुलाजिम घर में बैठे थे। हमारे जो एनवाईसीज है, जो वॉरियर्स है, उनको काम पे लगा दिया गया। मैं खुद काम पे था डीसी ऑफिस में। क्वारंटीन सेंटर्स, उनमें हमारे एनवाईसीज थे। आपने कोविड में भी काम किया? यस, कोविड में भी काम किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे एनवाईसीज है, टूल प्लाजा लखनपुर में हमारे एनवाईसीज है, हॉस्पिटल्स में हमारे एनवाईसीज है, कंट्रोल रूम्स जो 24 घंटे चलाना होता है हमारे एनवाईसी, अभी भी देख सकते हो हमारे डीसी ऑफिस में, वहां पे हमारे एनवाईसीज है। घर जहां भी हमें काम दिया गया, हमने वो काम किया। किस पैसे पे? 2500 पे, और वो भी बिना जॉब पॉलिसी के। दूसरी बात, अगर एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी कोविड के साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इनको इंश्योरेंस कवर दिया जाए। बदकिस्मती की बात है, एनवाईसीज को उससे महरूम क्यों रखा गया? एनवाईसीज को वो क्यों नहीं? अगर खुदा ने खास्ता मैं आपको बताऊं, कल को मेरे किसी लड़के को कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? Who will be responsible for that? अगर कल को किसी लड़के को कोई, वो क्लोज कॉन्टेक्ट, मेरा एक लड़का है जो मैंने पिछली बार भी मैंने बता दिया था कि वो क्लोज कॉन्टेक्ट में, वो थ्रोट से जो स्वैब होता है वो निकाल लेता है पेशेंट्स का, नोज से जो स्वैब होता है वो निकाल लेता है, टेस्टिंग क्लोज कॉन्टेक्ट में सैंपलिंग करता है, क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लड़का है, ये इसकी जो पिक है, ये देखिए, ये है इसकी पिक, ये मैंने ऑलरेडी दिखाई थी आपको। ये बिल्कुल, तो इसका है मुझे, मगर बदकिस्मती की बात है, ये आपने बिल्कुल सही, ये बात यहाँ पे अपने नाज़रीन को दिखानी जरूरी है कि आप देखें कि किस तरह से ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे ये काम कर रहे हैं। इतना हाई रिस्क काम 2500 पे करना यकीनन जुल्म और इस्तेसाल की ये हद है। और अच्छा, हमें बताइए कि अगर आज भी आप डेलीगेशन लेके गवर्नर साहब के पास जाते हैं, तो क्या आपके ये दाद फरियाद वहां पे सुनी नहीं जाएगी? देखिए सर, हाल ही में हमारी एक डेलीगेशन गई थी, हमारे जम्मू के कुछ लोग गए थे एलजी साहब के पास। उसने भी वहां पे भी यही एश्योर किया था कि मैं आपका मसला हल करूंगा। और कुछ दिन पहले अगर आपने एलजी साहब का एक स्टेटमेंट सुना होगा, उसने कहा कि मैं उसका वेलकम करता हूँ, उस स्टेटमेंट का मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि उसने वहां पे एक बात सही कही जो आज तक मुझे पॉलिटिशियन के हाथ नहीं सुनने को पड़ी। आज तक पॉलिटिशियन ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं, मगर आज एक पॉइंट एलजी साहब ने कहा कि जो भी मैं करूंगा आगे वो परमानेंट करूंगा। आई वेलकम दैट स्टेटमेंट, क्योंकि मैं कहता हूँ हमने उसके सामने डिमांड्स रखी। उसने कहा कि आपकी जो भी डिमांड्स है, लिस्ट में जो भी डिमांड्स, हम वो मसले आपके हल करेंगे, मगर टिल डेट हमारा कोई मसला तो हल नहीं हो रहा है। हम यही चाह रहे हैं, सबसे बड़ी जो डिमांड हमारी है वो ये है कि अगर आप हमें 2500 दे रहे हो, आप खुद भी देखिए, जब ब्यूरोक्रेट, इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी इतनी सैलरी है, जब इतने ऑफिशियल्स यहाँ पे है, इनको इतनी सैलरी मिली, जब इनका गुजारा नहीं चल रहा है, किसी को 70,000 तनख्वाह है, किसी को 1 लाख तनख्वाह, जब उनका गुजारा नहीं हो रहा है, then how can we run our family in यहाँ पे एक और बात में आ रही है, अगर आपको उस वक्त के डीसीज ने आपको अपॉइंट किया, उस वक्त के डीसीज ने, क्या आज आप डीसीज के जरिए से इस मसले को टेकअप नहीं कर सकते? हमने ऑलरेडी डीसी साहब के नोट्स में भी लाया। हमारा जो हमारा डीसी था शाहिद चौधरी, आप उसको जानते हो। अगर आप ये ऑर्डर देखोगे, उस वक्त जब हम 2018 में दोबारा से रेंगेज हो गए, डीसी साहब ने हमारे रिक्रूटमेंट फिर रेंगेजमेंट ऑर्डर निकाला। जहां तक हमने डी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि जो भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारी बात होगी, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब है, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसी आगे, चाहे गवर्नमेंट आगे, हम उनसे आपकी बात करेंगे। क्यों? आप लोग जो है वो आप ग्राउंड पे प्रैक्टिकल काम करते हो, हम आपको रोज देखते हैं, क्योंकि मैं खुद ऑफिस में काम करता हूँ, डी साहब में काम करता हूँ, वो देखते हैं खुद ही। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये काम नहीं करते, आप तो
ले सकते हो डीसी से, आप रिपोर्ट ले सकते हो एनवाईसी का काम कैसा है, वो तो खुद आपको बताएंगे हमारे डी सब कैसे। आज भी अगर आप बानीपुरा का रिपोर्ट आप तो ले जा सकते हो। आप रेगुलर मुलाजिमों की तरह सुबह 10 बजे जो रेगुलर मुलाजिम सर काम कर रहा है फ्रॉम 10 to 4:30 वी आर डूइंग ऑल दैट। ये आप समझ लें कि अगर परमानेंट मुलाजिम 4:30 निकलता है, मुझे लगता है कि हम लोग 5 बजे निकलते होंगे। मगर अब क्या हमारी डिमांड है, हम एलजी साहब से यही कहना चाहते हैं कि पहली जो हमारी सैलरी है उसको एनहेंस करने की जरूरत है, और उस लिमिट में उसको लाइए, उस लिमिट में उसको लाइए कि जिसमें हम अपनी फैमिली को सर्व कर पाए, एटलीस्ट हम अपने आप को चला पाए, अपने जो खर्चा है वो उससे निकाल पाएंगे। अगर वहां पे मेरा एक मुलाजिम है जो 25-30 सैलरी ले रहा है, हमें उसी कैटेगरी में लाइए आप, हमें 2500 क्यों दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो SR-520 है, मैंने पहले आपको बता दी, उसमें हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हमें सर कोई ऐसा SRO दीजिए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, जस्ट लाइक RETs। ये मैं क्लियर वाजिया कर दूं, अगर एनवाईसी को कुछ चाहिए, वो चाहिए कि हमें एक नया ऑर्डर दिया जाए, नई पॉलिसी दी जाए, नया SRO दिया जाए, जस्ट लाइक RETs। क्या वजह है? देखिए सर, RETs डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट 5 साल देता है और 5 साल के बाद वो रेगुलर हो जाता है। उसकी रेगुलराइजेशन खुद ब खुद हो जाती है, एक पॉइंट। दूसरी, उसकी हैंडसम सैलरी हो जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, जॉब भी सिक्योर हो जाता है। वही मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल से, और हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं एलजी साहब से, पहली हमारी सैलरी हाई की जाए, दूसरी जो हमारा पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, हमें जो RETs का पैटर्न है हमें वही दिया जाए कि जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, जिससे हमें एक हैंडसम सैलरी मिले, और जिससे हम अपने नेशन को सर्व कर पाए, अपने फैमिलीज को सर्व कर पाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, और एक बार मैं और ऐड करना चाहता हूँ, एक बार मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक कमेटी बनी थी जो एलजी साहब की डायरेक्शन पे बनी थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके जो हेड है वो है चीफ सेक्रेटरी साहब, जो इसके चेयरमैन है सुब्रमण्यम स्वामी। एक कमेटी बनी थी कि 27/2/2020 को वो ऑर्डर निकला था कि जो भी इश्यूज है यहाँ पे, रेबर खेल है, रेबर ज़राअत है, एनवाईसी, इनके जो भी इश्यूज है हमें क्लियर करने, क्या क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है या इनके क्या क्या इश्यूज है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे क्या क्या इश्यूज है, इनको क्लियर करने की जरूरत है। इसके लिए कमेटी बनी थी, और उसी दिन 27/2/2020 को दूसरी एक कमेटी भी बनी थी। सर इनाम साहब, मैं आपको ये बताता चलूं, दूसरी एक कमेटी बनी SRO-202, सेम डे दोनों कमेटियां बनी थी, दोनों के ऑर्डर निकले थे। बदकिस्मती से SRO-202 को जो नए हैं, नए रिक्रूट होने वाले, उनके लिए खत्म कर दिया गया। जो पुराने उनका प्रोविजन पीरियड खत्म कर दिया गया, टेकअप किया गया। मगर बदकिस्मती से हमारी आज तक कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी मीटिंग नहीं हो पा रही है। अब मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं, जो बहुत ही काइंड है, जो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनसे अपील करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये मीटिंग जल्दी करें और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, और ऐसी कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए हमारे एनवाईसीज के लिए, जस्ट लाइक RETs, कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमें एक परमानेंट जॉब मिले, हमें सोसाइटी में एक इज्जत मिले, और हमारी एक हैंडसम सैलरी हो। ये मैं एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करना तो अच्छा, मैं आपके साथ, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में आपके साथ और कितने लड़के हैं? इस वक्त मेरे साथ है 119 जी टोटल में। तो कितने डिपार्टमेंट्स में वो मुख्य डिपार्टमेंट? कम से कम हम 14 डिपार्टमेंट में सर काम कर रहे हैं जी। हेल्थ में कितना काम कर रहे हैं? कोविड में अभी कितना काम कर रहे हैं? कम से कम 20-25 इस वक्त हम हमारे जो लड़के कोविड के साथ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उठाए हैं उनको, और कोविड ड्यूटी लगाई है उनको, दिन रात वो काम कर। जैसे मैंने एक ही तो मिसाल तो मैंने सर आपको दे दी, ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है, वहाँ पे भी हमारे नाइट शिफ्ट आपके लड़के में से जी बहुत सारे। मेरा एक अदनान, उसका नाम है सर अदनान, जो कंट्रोल रूम में काम करता है, रात को भी काम करता था, रात को भी, और अभी भी जब भी कोई मजबूरी होती है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है, वो रात भर बेचारा वहीं पे बैठता है। मतलब गरज हर एक काम हमसे लिया गया। अगर मैं काम का लिया जाता है, और तनख्वाहें आपको जी ना के बराबर। देखिए अगर मैं पुरानी बात करूं, पीछे दौर की तरफ जाऊं, देखिए गवर्नमेंट इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन यहाँ पे हुआ, वो हमने कराया, हमने उसमें काम किया। सेंसस हमने किया। कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रही है इसमें हमारे वॉरियर्स टॉप लेवल पे हमने काम किया। जो भी काम हमसे कहा गया हमने वो किया। आज की डेट में हमारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जूम क्लासेस उन लोगों ने दिए, कम्युनिटी क्लासेस, यहां तक कि कम्युनिटी क्लासेस आज उनको देने पड़ रहे हैं। कल भी मुझे बहुत सारे अपने लड़के फोन कर रहे थे, हमें सर ऐसे बोल रहे कम्युनिटी क्लासेस देने के लिए। मैंने कहा आप जाइए आराम से, हम ये बात टेकअप करेंगे गवर्नमेंट के साथ। आज भी हमारे लड़के
कम्युनिटी क्लास भी दे रहे हैं, हर एक काम, जो भी काम उनसे लिया जा रहा है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब क्या है कि अब हम काम से यही अपील करते हैं, पर्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो हमारे पीएमओ साहब है, जितेंद्र साहब है, क्योंकि उसने अगर SRO 202 में कुछ हुआ तो मुझे लगता है कि इट इज माई बिलीव कि उसमें एक पर्सनल पैन हमारे पीएमओ साहब होगी, सबसे बढ़िया रोल अगर उसमें किसी का था वो पीएमओ साहब का था। मैं जितेंद्र साहब से अपील करना चाहता हूं कि जैसे आपने SRO 202 में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दी, इसी तरीके से सर हमारे NYCs में एक्टिव पार्टिसिपेशन दीजिए। LG साहब जो हमारे बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि गुजरात में भी उनका जो मॉडल है वो पूरी इंडिया में मशहूर है, गुजरात मॉडल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट वो पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जब आपने वहां पे गुजरात में अपने जो बच्चे वहां के बच्चे हैं उनका फ्यूचर बचाया है, हमारा फ्यूचर यहाँ पे बचाइए सर। हमारा इस वक्त काम कीजिए, हमारी जो डिमांड्स है, लेजिटिमेट डिमांड्स है, उनको सर क्लियर कीजिए। हमारी जो पॉलिसी है इसको चेंज कीजिए, हमें RET पैटर्न दीजिए सर, और हमारी जो सैलरी है इसको एनहेंस कीजिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये अपील करेंगे कि जो मीटिंग है विद इन डेज होनी चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी खुलने वाला है, ये होनी चाहिए ये मीटिंग इन्हीं दिनों, तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हम अपने सिस्टम, अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स और अपने आप को हम सर्व कर पाएंगे। ये हमारी सर बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका। तो नाजरीन, आपने एहतशाम की जुबानी ही इनकी जो है दादू फरियाद जो है एहतशाम की जुबानी हमने आपको सुनाने की कोशिश की, और हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कश्मीर क्राउन के जरिए सरकार इनकी बातों पर गौर करें और जितने भी मुतालबात, जायज मुतालबात इन पे हैं उन पे एक कमेटी बिठाई जाए और कमेटी रिव्यू करे इनकी जॉब पॉलिसी को, इनकी डिमांड्स को रिव्यू करे और फिर एक कंक्रीट कोई प्लान लेके आ जाए उनके लिए, ताकि इन बेरोजगार या ये जो हाईली क्वालिफाइड लड़के या लड़कियां इसमें जितने भी लड़के हैं वो अभी हर एक शोबे जात में मौजूद हैं, चाहे हम हेल्थ की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, हम रेवेन्यू की बात करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें, जिस शोबे में भी आप रेगुलर मुलाजिम सरकार के पाएंगे उस शोबे में हमारे NYCs के लड़के भी पाए जाते हैं। हत्ता कि कोविड पैंडेमिक जो है, इतना खतरनाक ड्रेडफुल जो वायरस है, इसके साथ ये लोग जो है फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह ये शाना बशाना सरकार के हर एक कदम में खड़े हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जुल्म इस्तेसाल की ये जो कड़ी है इसे रोक दिया जाए और आइंदा के लिए इनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो उसे पुख्ता बनाया जाए, उसे मजबूत बनाया जाए और एक ऐसी सैलरी इनके हक में जो है वागुजार की जाए जिस सैलरी से कम इनके माहाना घर का गुजारा चले। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत फिलहाल इस खास प्रोग्राम के लिए, कश्मीर क्राउन के लिए मैं इनामुल हक। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।